अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं सीएसएस के तमाम एस्पिरेंट्स, ये टॉपिक शायद पाकिस्तान की अगर आप तारीख उठा के देख लें तो उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान की कोई भी आप दहाई उठा के देख लें तारीख में, तो आप वहां पर अगर कोई एक इंपॉर्टेंट इशू जो हमारी नेशनल पॉलिटिक्स में और हमारी सिक्योरिटी की बेस में फिल्टर इन करके आ जाता है तो वो कश्मीर का इशू है। और कश्मीर के इस मसले की वजह से हमारा हिंदुस्तान के साथ जो तारीखी टसल और जो तारीखी डिस्प्यूट है, जो हमारी जंग हिंदुस्तान के साथ हो चुकी हैं, वो सेंटर करती हैं कश्मीर के डिस्प्यूट के अराउंड। इंटरेस्टिंगली इस टॉपिक को सीएसएस के करंट अफेयर्स में शामिल करने की रीजन ये भी है कि ये कोर्स में भी है, बट इसके अलावा इंडिया ने इसी साल अगस्त में एक ऐसा डिसीजन लिया कि जिसने कश्मीर इशू की 70 साल की तारीख को ही बदल दिया। मैं बात कर रहा हूं इंडिया के अगस्त 5 के डिसीजन की। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये सीएसएस करंट अफेयर्स 2020 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको आज जो हम बहस कर रहे हैं बुनियादी तौर पे वो लीगल बहस है, वो एक मुल्क के एक्शंस हैं एक ऐसी टेरिटरी के मुतालिक कि जो यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव में कश्मीर का जो इशू है वो इस साल उसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्या क्या चेंजेस आई हैं। सो स्टे विद मी। हम देखेंगे कि क्या कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है साउथ एशिया का। हम देखेंगे कि इंडिया ने अगस्त 5 को क्या किया। क्या इंडिया ने कश्मीर को एनेक्स कर लिया? आपने सुना होगा 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया, तो क्या इसी तरह से इंडिया ने कश्मीर को अपने साथ एनेक्स कर लिया? फिर हम देखेंगे कि एक्सेशन का क्या हुआ। अगर एनेक्स आप अभी कर रहे हैं इंडिया के साथ कश्मीर को, तो जो 1947 में आप क्लेम करते हैं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं कि हमने कश्मीर को अपने साथ एक्सेशन लेटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू या लेटर ऑफ एक्सेशन के थ्रू महाराजा हरि सिंह ने जो साइन किया था इंडिया की गवर्नमेंट के साथ, उसके थ्रू हमने कश्मीर को अपने साथ एक्सीड कर लिया था। और कश्मीर हमारी टेरिटरी का अटूट अंग है, अटूट अंग, इंटेग्रल पार्ट। दिस इज व्हाट इंडिया क्लेम्स और पाकिस्तान क्लेम करता है। पाकिस्तान का क्लेम कश्मीर के ऊपर क्या है कि कश्मीर इज द जगुलर वेन ऑफ पाकिस्तान, हमारी शेरक है। ये बात मैंने नहीं कही, ये बात कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। फिर कश्मीर इशू की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की नेशनल लाइफ में इतनी है कि प्राइम मिनिस्टर भुट्टो ने कहा था कि हम कश्मीर के लिए 1000 ईयर्स तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसमें बहुत सारे एंगल हैं। न्यूक्लियर एंगल है इसमें। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया और आर्टिकल 35A को अबॉलिश किया, तो उससे कश्मीर के इशू के ऊपर, इसकी इंटरनेशनल डायनामिक्स के ऊपर क्या फर्क पड़ा, ये बात हम आज देखेंगे। वेदर इट लेड टू द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर इशू, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या था, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, इज कश्मीर डिस्प्यूट ओवर, क्या ये मसला खत्म हो गया है, what are the choices with Pakistan and what would happen of United Nations resolution। तो ये वो एस्पेक्ट हैं जो कि हम देखेंगे और ये वो एस्पेक्ट हैं जो आपसे सीएसएस के 2020 के करंट अफेयर्स के पेपर में पूछे जा सकते हैं और आपको इनमें से हर डायमेंशन का पता होना चाहिए। तो मैं अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इस इशू का बैकग्राउंड समझना जो है वो आपके लिए जरूरी है। इंडिया ने अबॉलिश किया आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। सबसे पहले तो आप जो है वो ये बात नोट कर लें कि इंडिया ने इन दोनों आर्टिकल्स को अबॉलिश किया। इसका मतलब क्या है उस पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है इसके ऊपर वो डिनाइल है, या पाकिस्तान जो है वो इस इशू के ऊपर डेटर करेगा, इंडिया को रिस्पॉन्ड करेगा, कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा, जंग शुरू करेगा, या फिर पाकिस्तान खामोशी से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कश्मीर के इशू को हाईलाइट करने की कोशिश करेगा। हम ये बातें देखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट, आपको ये देखना है, आर्टिकल 370 कुड ओनली बी मॉडिफाइड विद द एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 370 है, मैं उसके टेक्स्ट का आपको बता रहा हूं कि वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट, यहां पे स्टेट गवर्नमेंट से मुराद है द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर या जम्मू एंड कश्मीर की जो
गवर्नमेंट होगी, जो इंडिया के अंडर एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है, उसकी जो गवर्नमेंट होगी उसकी बात है कि उसकी मर्जी के बगैर आर्टिकल 370 को इंडिया अमेंड नहीं कर सकता। बट इंडिया इन जून 2018 इम्पोज्ड फेडरल रूल। अब इंडिया ने जो है वो ये जब इवेंट हो रहा था उससे पहले इंडिया ने 1 साल पहले से क्या करना शुरू कर दिया। जून 2018 में इंडिया ने जो है वो फेडरल रूल लगा दिया, यानी इंडिया की फेडरल गवर्नमेंट का रूल लगा दिया। जैसे पाकिस्तान में फाटा के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट रूल कर रही थी, सेंटर से फाटा को रूल किया जाता था, ऐसे ही उससे पहले जून 2018 से पहले जो कश्मीर था, जम्मू कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, वो बुनियादी तौर पे उसमें पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी अलायंस में। बीजेपी जो है वो सेंटर में, इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और पीडीपी जो है वो कश्मीर की पार्टी है जिसको महबूबा मुफ्ती लीड कर रही थी। तो अब इन दोनों ने अलायंस में गवर्नमेंट बनाई। वो अलायंस में जो गवर्नमेंट थी 2018 में, उस गवर्नमेंट को गिरा दिया बीजेपी ने। उसकी वजह यह थी कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है और बीजेपी के जो लीडरशिप है, उनके जहन में यह बात पहले से थी, क्योंकि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के ऊपर चलते हैं। उनके जहन में यह बात थी कि हमने कश्मीर को एनेक्स करना है और हमने जो है वो 2018 के जो इलेक्शंस हैं वो भी जीतने हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट को जहन में रखते हुए इंडिया ने जो पीडीपी की गवर्नमेंट थी, महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट थी, उसको गिरा दिया। महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट को गिराने के बाद फिर इंडिया जो है वो अपने प्लान के साथ आगे बढ़ा। अब गवर्नर रूल उन्होंने लगाया हुआ, स्टेट में ये प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी थी। उससे पहले जुलाई में आपको पता है कि मेनान वानी की शहादत हुई। तो मेनान वानी की शहादत ने कश्मीर इशू की एक नई डायमेंशन को हाईलाइट किया। कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज हुआ। और इंपॉर्टेंटली मेनान वानी से पहले जब बुरहान वानी की शहादत हुई, तो बुरहान वानी और मेनान वानी और इस तरह के जो कश्मीर के इंडिजिनस जवान थे, उनकी शहादत के बाद से कश्मीर में हमने देखा कि एक नई स्पेट शुरू हो रही है, एक नई वेव शुरू हो रही है इंसर्जेंसी की। अब इस इंसर्जेंसी में ट्रेडिशनली जैसे इंसर्जेंसी कश्मीर में चली आ रही थी, उससे डिफरेंस था। और डिफरेंस ये था कि ये जो इंसर्जेंसी थी, ये इंडिजिनस इंसर्जेंसी थी। इसको लिटरेचर में बाज राइटर्स ने कहा कि ये है कश्मीर में इंडिजिनाइजेशन ऑफ इंसर्जेंसी या लोकलाइजेशन ऑफ इंसर्जेंसी। इसका मतलब यह था कि कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो जंग थी वो लड़ रहे थे वहां के मकामी जवान। वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नहीं थी या पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। पाकिस्तान मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा था, लेकिन आर्म्ड सपोर्ट नहीं दे रहा था, वेपन्स नहीं दे रहा था, मिलिट्री सपोर्ट नहीं दे रहा था। तो ये एक डिफरेंस आपको पिछले 2-3 सालों में कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसी है उसमें नजर आता है। जब बुरहान वानी की शहादत हुई और उसके बाद इंडिया ने कश्मीर के अंदर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। कश्मीर के अंदर मैं 2016-17 की आपको बात बता रहा हूं। 2016-17 में कश्मीर में तकरीबन 220 के करीब मिलिटेंट्स थे टोटल। उन 220 मिलिटेंट्स में से तकरीबन जो है वो पाकिस्तान में से जो मिलिटेंट थे वो तकरीबन 30 to 40 जो पाकिस्तान से लिंक्ड थे या जो हमारी स्टेट के मुख्तलिफ हिस्सों से जाके वहां कश्मीर में जंग लड़ रही थी। इट डजंट मीन कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही थी। ऑफिशियल नैरेटिव हमारा क्या है वो आपको पता है कि हम जो है वो कश्मीर में किसी तरह की इंसर्जेंसी को सपोर्ट नहीं करते। मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट हम दे रहे हैं, लेकिन ये बात भी आप याद रखिए कि पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस है कि कश्मीर में जो जंग चल रही है वो जंग है लिबरेशन की, वो जंग है फ्रीडम की, वो जंग है एक लेजिटिमेट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस की। वो जो है उसको आप टेररिज्म के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान का स्टांस था। अब इंडिया ने जब गवर्नर रूल लगा दिया कश्मीर में, तो गवर्नर रूल लगाने के बाद अगस्त 5 में, याद रखिए कि उससे पहले जो है 2018 में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट थी और बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो एम कर रही थी कि 2018 के इलेक्शन जीत के वो अगले 4-5 सालों के लिए इंडिया में गवर्नमेंट में आएगी। इसी कॉन्टेक्स्ट को ज़हन में रखते हुए इंडियन जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, उसने अपना मैनिफेस्टो बनाया और मैनिफेस्टो में उन्होंने एक्सप्लिसिटली कहा कि हम कश्मीर को शामिल करेंगे, कश्मीर को एनेक्स करेंगे। किसके साथ? हम कश्मीर को एनेक्स करेंगे इंडियन यूनियन के साथ और हम कश्मीर का मसला हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये उन्होंने प्रॉमिस किया अपने मैनिफेस्टो में। और इस प्रॉमिस को सामने रखते हुए हमने देखा कि अगस्त 5, 2019 को इंडिया ने ये डिसीजन लिया। और ये जो बंदा आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये बीजेपी का एक लीडर है, इसका नाम है अमित शाह।
इसने कहा व्हाट वी कैन टेल यू इज दैट कश्मीर स्पेशल स्टेटस एंड्स टुडे। ये स्पेशल स्टेटस है क्या मुराद है, इस पे मैं बात करूंगा। दिस इज अ हिस्टोरिक डे, ये एक हिस्टोरिक डे है। कश्मीर स्पेशल स्टेटस हैज बीन रिवोक्ड as far as the constitutional arrangement of the state with Indian Union was concerned. So Kashmir's special status was revised. It was done away with. Article 370 and 35A are scrapped. तो ये उसने बात की कि इंडिया ने अगस्त 5, 2019 को ये डिसीजन लिया कि आर्टिकल 370 और 35A को स्क्रैप कर दिया और कश्मीर का जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, by virtue of which Kashmiris and the state of Jammu and Kashmir enjoyed certain special privileges, उसको खत्म कर दिया गया। उससे पहले इंडिया ने क्या किया, 28,000 ट्रूप्स जो है वो इंडिया ने कश्मीर के अंदर मूव कर दिए। जब ये ट्रूप्स कश्मीर के अंदर मूव किए जा रहे थे तो पाकिस्तान में जब ये बातें रिपोर्ट हो रही थी, मीडिया में आ रही थी, तो एक परसेप्शन ये भी थी कि शायद इंडिया जो है वो कश्मीर में जंग शुरू करना चाह रहा है। तो पाकिस्तान में भी साथ बॉर्डर के ऊपर हमने देखा कि मूवमेंट शुरू हो गए, तो दोनों ममालिक की आर्मीज ने मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल इंटरनेट और कम्युनिकेशन का ब्लॉकेड इंडिया ने जो है वो कश्मीर में इंपोज कर दिया। इंडिया ने कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, सोशल मीडिया बंद कर दिया, कम्युनिकेशन के बाकी नेटवर्क्स के ऊपर इंडिया ने जो है वो कर्ब लगा दिया। तो ये काइंड ऑफ होल कम्युनिकेशन का ब्लॉकेड इंडिया ने जो है वो कश्मीर के ऊपर इंपोज कर दिया। लीडर्स अरेस्ट किए गए, पॉलिटिकल लीडर्स को स्पेशली अरेस्ट किया। आपको पता है यासीन मलिक अभी भी तिहाड़ जेल में है, फारूक अब्दुल्ला या सैयद अली गिलानी जैसे लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया एंड थाउजेंड्स वर अरेस्टेड एंड पुट इन इनकार्सरेशन। अब टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन अरेस्टेड आफ्टर दिस डिसीजन ऑफ इंडिया। अब इसमें ये जो इंडिया ने अरेस्ट शुरू उससे पहले से शुरू कर दिए थे, मींस अगस्त 5 को जब इंडिया ने डिसीजन लिया तो उससे पहले इंडिया जो है वो इस तरह के लोगों को जिनसे इंडिया को एक्सपेक्टेशन थी कि ये ट्रबल करेंगे, इंडिया ने उनको पहले से जो है वो उठा के अरेस्ट करके जेल में डालना शुरू। अब इंटरेस्टिंगली ये जो अरेस्ट या इनको डिटेन किया जा रहा था वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं किया जा रहा था, इनको अरेस्ट करके इनको मुंतकिल किया जा रहा था दिल्ली या इंडिया के बाकी हिस्सों में और वहां पे मुख्तलिफ स्टेट्स के प्रिजन्स में इनको बंद किया जा रहा था। अभी एक एस्टिमेट में पढ़ रहा था कि मोर देन 60,000 जो पीपल हैं दे हैव बीन अरेस्टेड एंड पुट इन इनकार्सरेशन इन डिफरेंट जेल्स अक्रॉस इंडिया। आर्टिकल 35A जो है उसकी हम बात करते हैं, वो कश्मीर के लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस देता है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात अभी करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम बात करते हैं कि इंडिया ने अगस्त 5, 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया, तो आर्टिकल 370 था क्या, ये आपके लिए समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सीएसएस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बुनियादी तौर पर पता हो कि जब आप बात करते हैं कि आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया तो इससे मुराद क्या है। देखें, आर्टिकल 370 वाज द बेसिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सक्सेशन विद इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर ने जब एक्सीड किया इंडिया के साथ, जम्मू एंड कश्मीर की एक्सेशन हुई इंडिया के साथ, लेटर ऑफ एक्सेशन की मैं जो बात कर रहा था, महाराजा हरि सिंह का जो पार्टीशन के टाइम के ऊपर 1947 में उसने लेटर ऑफ एक्सेशन जो इंडिया दिखाता है कि महाराजा ने हमारे साथ साइन किया, ये बुनियादी तौर पे आर्टिकल 370 उसकी बेस बना। फिर आर्टिकल 370 केम इनटू इफेक्ट इन 1949, ये 1949 से इफेक्ट में है। ये एग्जेम्प्ट करता है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखें, इसको आप यूं समझें, यहां पे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है और यहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारे इंडिया में अप्लाई होना है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे अप्लाई नहीं होना। वजह क्या है, आर्टिकल 370 उसकी इंप्लीमेंटेशन को बार करता है, उसकी इंप्लीमेंटेशन को रोकता है। आर्टिकल 370 एग्जेम्प्ट्स जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उसको एग्जेम्प्ट करता है। इट अलाउज जम्मू एंड कश्मीर टू मेक इट्स ओन लॉज। अब आर्टिकल 370 के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट है वो अपने लॉज बना सकती है इन ऑल मैटर्स, तमाम मैटर्स में। मींस जो आप बात करते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के पास, अगर आप पाकिस्तान में देखें तो डिफरेंट प्रोविंसेस के पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें वो लॉज बनाते हैं। लेकिन आर्टिकल 370 ने जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट है उसको तमाम सब्जेक्ट्स में लॉज बनाने की पावर दे दी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे अप्लाई नहीं हो रहा था। तो वहां पे जो इंडिया की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लॉ नहीं बना सकती और उसके लॉ इंप्लीमेंट नहीं होंगे।
मींस जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया। उस स्टेटस के तहत जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अपने लॉज बनाएगी, और ये प्रोटेक्शन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई थी आर्टिकल 370 में। अब इसमें बाज मैटर्स जो हैं वो इंडियन यूनियन ने अपने पास रखे थे, सेंटर ने अपने पास रखे थे, जिनमें से फाइनेंस था, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। तो ये 3-4 आपको नजर आ रहे हैं कि ये ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर लॉज सेंटर ही बनाता था, बाकी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लॉज बनाने की आजादी थी। आर्टिकल 370 ने एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, सेपरेट फ्लैग एंड डिनाइड प्रॉपर्टी राइट्स इन रीजन टू आउटसाइडर्स। अब मजे की बात यह है कि आर्टिकल 370 के तहत कश्मीरियों को यह स्पेशल स्टेटस हासिल था कि कश्मीर के अंदर कोई बाहर का बंदा जो है वो प्रॉपर्टी हासिल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अब जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई बाहर का बंदा आके प्रॉपर्टी खरीद रहा है या प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहा है, तो आर्गुमेंट ये था कि चूंकि ये टेरिटरी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसका जो स्टेटस है वो यूएन की रेजोल्यूशंस के तहत जो है वो डिसाइड किया जाएगा। तो अगर कोई बंदा यहां पर आके प्रॉपर्टी खरीदने की उसको इजाजत दी जाती है, तो फर्ज करें कि 50 बंदे आके यहाँ पे आके प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपने घर बनाते हैं, उनकी फैमिलीज होती हैं, तो इससे कश्मीर की डेमोग्राफी या पॉपुलेशन का जो एस्पेक्ट है वो चेंज हो जाएगा और उससे प्लेबिसिट के रिजल्ट्स के ऊपर इफेक्ट होगा। इस वजह से वहां पे जो प्रॉपर्टी राइट्स थे वो बाहर के लोग, आउटसाइडर्स जो इंडिया के बाकी स्टेट से हों, वो वहां पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। It was by virtue of Article 370 that residents of Jammu and Kashmir lived under different laws from the rest of the countries in matters such as property ownership and citizenship. तो उनको सिटीजनशिप के राइट्स डिफरेंट थे। परमानेंट सिटीजनशिप का राइट जो है वो सिर्फ जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो दे सकती थी, और प्रॉपर्टी ओनरशिप के राइट्स बाहर की जो सिटीजन हैं, जो इंडिया जो स्टेट से बाहर के सिटीजन थे इंडिया के, उनके ऊपर बार था कि वो नहीं खरीद सकते। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो आर्टिकल 370 था जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अप्लाई हो रहा था, इस आर्टिकल 370 को इंडिया ने क्या कर दिया, इंडिया ने अगस्त 5 को इसको खत्म कर दिया, इस आर्टिकल को रिमूव कर दिया। अब इट इज आल्सो कॉल्ड, हम जो है वो आगे फर्दर बात करेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड परमानेंट रेजिडेंट्स लॉ। अभी जो है वो मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 35A की। Article 35A and August 5 decision of India. It is also called permanent residence law. जिससे आप जो है वो मुस्तकिल सकूनती सर्टिफिकेट, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट, पाकिस्तान आजाद कश्मीर के जो लोग हैं उनको पता होगा कि एक मुस्तकिल सकूनती सर्टिफिकेट होता है जो कि डिप्टी कमिश्नर जारी करता है। तो इसको भी आप जो है वो इसी तरह से देख सकते हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का जो वर्जन है वो मुस्तकिल सकूनती सर्टिफिकेट, ये परमानेंट रेजिडेंस लॉ था। आर्टिकल 35A को इंट्रोड्यूस किया गया एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू 1954 में। तो जो आर्टिकल 370 है वो 1949 में आ रहा है, ये 54 में आ रहा है। इट परमिट्स लोकल लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जम्मू एंड कश्मीर की जो अपनी असेंबली होगी, उसको ये पावर देता है कि आप डिफाइन करें कि कश्मीर के जो सिटीजन हैं, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूं, उसके जो सिटीजन हैं वो कौन से होंगे, मीन परमानेंट रेजिडेंट्स कौन से होंगे। तो ये एक ऐसी पावर थी जिसको जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्तेमाल करते हुए बाहर के जो आउटसाइडर्स हैं उनका कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में आने से रोक सकती थी, ताकि वहां पे वो आके सेटलमेंट्स ना करें, वहां पे आके आबादकारियां ना करें, कॉलोनीज ना बिसाएं, वहां पे आके जो है वो लैंड को एक्सप्रोप्रिएट ना करें, वहां पे आके वो लैंड पे कब्जा ना करें। और कश्मीर की जो पॉपुलेशन पहले से चल रही है, वहां की जो डेमोग्राफी का जो नेचुरल टिल्ट या ट्रेजेक्ट्री चल रही है, उस ट्रेजेक्ट्री को मॉफ या ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश ना की जाए। ये वो मकसद था जो कि आर्टिकल 35A का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पुट करने की रीजन थी। अब आर्टिकल जो है वो 35 के ऊपर ही हम बात करेंगे। आर्टिकल 35A जो है, इट फॉरबिड्स आउटसाइडर्स फ्रॉम परमानेंट सेटलमेंट। आउटसाइडर्स जो है वो परमानेंट सेटलमेंट नहीं ले सकते। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। आप परमानेंटली जम्मू एंड कश्मीर में नहीं बस सकते थे, आप लैंड बाय नहीं कर सकते थे, आप लोकल गवर्नमेंट में जॉब्स, अगर आप फर्ज किया हरियाणा से हैं तो आप जम्मू एंड कश्मीर में जॉब नहीं ले सकते थे, आप एजुकेशनल स्कॉलरशिप जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में विन नहीं कर सकते थे। तो ये वो प्रोटेक्शन थी जो कि आर्टिकल 35A देता था स्टेट के लोगों को। फिर आर्टिकल 35A जो है वो बार करता था फीमेल रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को फ्रॉम
प्रॉपर्टी राइट्स इन द इवेंट, अगर वो स्टेट से बाहर किसी बंदे से शादी करती हैं तो तब जो है उनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए जाने थे। मकसद यही था कि बाहर का बंदा जो है वो प्रॉपर्टी ऑनरशिप ना हासिल कर सके। बीजेपी ने क्लेम किया कि आर्टिकल 35A जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। तो अगर आप इसको फेस वैल्यू पे देखें तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है भी, क्योंकि विमेन को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए जा रहे। प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ एक्सक्लूसिव हिंदू सेटलमेंट्स इन द रीजन, अब ये क्लेम ये था कि एक्सक्लूसिव हिंदू सेटलमेंट्स जो है वो यहाँ पे आके आबाद हो सकती हैं। तो अगर आप जो है वो आर्टिकल 35A को हटा देते हैं तो यहां पर आप हिंदू की जो इंक्लूसिव सेटलमेंट कर सकते हैं, यानी हिंदू की आबादकारी यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो अब आर्टिकल 35A ने जो हिंदू सेटलमेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया, यानी हिंदू आके आबाद नहीं हो सकते। और अब इसी दौरान एक और बहस जो चली वो थी कि इसको इक्वेट किया जाने लगा फलस्तीन के साथ। आपको पता होगा कि यरूशलेम में और बैतुल-लहम के एरिया में और वेस्ट बैंक के एरिया में इसराइल ने कई जो पैलेस्टीनियंस की लैंड है ट्रेडिशनली, वहां पे आके इसराइली आबादकारों को बसाया है। उन आबादकारों की जो तादाद है वो अब 6 लाख के करीब है। अब वो 6 लाख जो आबादकार हैं वो वहां की जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसका सबब बन रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के रीजन का जो ओवरऑल जो रीजन का स्टेटस है वो चेंज हो रहा है। आप लोगों को आके बसाते हैं तो उसके बाद अगर आप सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन के केस में मिसाल के तौर पे वही लोग अगर फ्यूचर किसी सोल्यूशन में या फ्यूचर किसी रेजोल्यूशन में पहले वो एरिया जिस जगह पे वो आबाद है वो अगर फलस्तीन के स्टेट के पास आता है तो फिर जो है वो उन लोगों का क्या होगा, उनको हिजरत करनी पड़ेगी, अगेन फिर मासिव एक्सटर्मिनेशन होगी, एक्सोडस होगा जैसे पार्टीशन के टाइम पे हुआ था। तो इस तरह के जो मसाइल हैं वो इनसे बचने के लिए आर्टिकल 35A को सामने रखा गया था, ये प्रोवाइड किया गया था ताकि फ्यूचर कश्मीर के फ्यूचर सेटलमेंट की सूरत में जो है वो कश्मीर का मामला जो है वो लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक ना बने। तो ये वो रीजन थी जो कि आर्टिकल 35A को जो है वो आर्टिकल 35A को जब जो है वो पुट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसके पीछे लॉजिक ये थी। हमने बात की कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को इंडिया ने अबॉलिश कर दिया और हमने देखा कि इन दोनों आर्टिकल से मुराद क्या है। अब हम बात करेंगे ये जो सिचुएशन है, ये जो इशू है उसके बाद कैसे इवॉल्व हुआ। हमने देखा कि यही जब डिसीजन हुआ तो उसके बाद बीजेपी का एक लीडर जो है उसने ये बात कही कि अब जो है वो इंडियंस जो है हिंदूज दे कैन मैरी कश्मीरी गर्ल्स, अब वहां पे जाके आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उससे पहले आप नहीं खरीद सकते थे। क्यों? क्योंकि लोग अपने बच्चों को शादी नहीं करवाएंगे इंडिया के किसी पार्ट में, क्योंकि उन लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो अगेन उसकी वजह से एक जो है वो अगेन उसका एक मासिव लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म आया। मोदी ने इलेक्शन जो है वो इसी, अब आपको ये भी समझने की जरूरत है कि मोदी ने यही जो डिवाइसिव कैंपेन है इसके ऊपर इलेक्शन जीते थे और उसने आर्टिकल 370 और 35A को स्क्रैप करना था। और चूंकि ये बात पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में भी थी और इसी नारे के ऊपर जो है वो बीजेपी इलेक्शन जीती थी। इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने वो डिसीजन ले लिया जो शायद कोई और लीडर इंडिया में नहीं ले सका। यही काम पिछले 60-70 सालों में इंडिया का कोई दूसरा पॉपुलिस्ट लीडर भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया बिकॉज ये ऐसा डिसीजन था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली वायबल नहीं था। लेकिन मोदी ने पॉपुलिस्ट लीडर है, जिस तरह का हिंदू फाशिस्ट मेंटेलिटी बीजेपी की लीडरशिप की है उनसे इसके अलावा कुछ एक्सपेक्ट करना बेवकूफी है। पिटिशंस जो है अब ये जो जब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हुआ और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आर्टिकल 370 को 35A को रिमूव कर दिया गया, तो उसके बाद इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जो है वो पिटिशंस फाइल की गई। पिटिशंस इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए पिटिशंस फाइल की गई, क्योंकि आर्टिकल 370 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो खुद कहता है कि आर्टिकल 375 में अगर कोई अमेंडमेंट की जा रही है, मींस कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को अगर चेंज करने की कोई कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए वैलिडेशन या उसके लिए लेजिटिमेसी जो है वो कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेनी जरूरी है। अभी कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं। वजह क्या है? क्योंकि मोदी की गवर्नमेंट ने पीडीपी के साथ जो अलायंस था उसको ब्रोक कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अभी ये केस चल रहा है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसके ऊपर क्या स्टांस लेती है। एक बात याद रखिए, इससे पहले जो डिफरेंट आर्टिकल 370 से मुतालिक जो लिटिगेशन हुई है इंडिया में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के किसी डिसीजन को वैलिडेट नहीं किया। बट इस दफा हमने देखना है कि क्या, क्योंकि ये ऐसा डिसीजन है कि जो कि इंडिया में पॉपुलर सपोर्ट जो है वो रेज कर रहा है।
और बीजेपी की लीडरशिप को इसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज मिली है। साथ आपने देखा कि उसके बाद से जो है वो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो केस है उसके ऊपर इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, अगेन दैट वाज अगेंस्ट फैक्ट्स, और वो भी एरोनियस डिसीजन था। अब उस डिसीजन को अगर आप सामने रखें और इंडिया में जो पॉपुलिस्ट नैरेटिव है और बीजेपी की गवर्नमेंट सामने है, तो आपके लिए ये बात समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि मुश्किल है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट इस केस में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को अबॉलिश करने का या इनको रिवोक करने का ये जो डिसीजन है इसके खिलाफ जाए। बट ये हमने वक्त के साथ देखना है, हमने देखना है कि क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट है जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू बीजेपी की गवर्नमेंट ने इन दोनों आर्टिकल्स को रिवोक कर दिया है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट के ऊपर पूरे उतर पाते हैं या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। अगर आप यहां पे देखें तो अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आर्टिकल 370A और 35A से हुआ क्या। ये जो आपको पार्ट ऑफ टेरिटरी नजर आ रहा है ये सारे का सारा है इंडिया के पास। अगस्त 5 के डिसीजन से पहले ये सारा इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर था जिसके ऊपर आर्टिकल 370 और 35A लगते थे, लेकिन ये एक टेरिटरी थी। अब आर्टिकल 370A को रिवोक करके और 35A को रिवोक करके इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इसी टेरिटरी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब जो है वो जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया के अंडर है वो बुनियादी तौर पे दो हिस्सों में है। एक हिस्सा जो है वो लद्दाख का है और दूसरा हिस्सा जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर का। तो पहले जो एक स्टेट थी इंडिया के अंडर आर्टिकल 370 और 35A के अंडर, अब उसको तकसीम करके दो हिस्सों में तकसीम, और ये दोनों हिस्से किस में शामिल कर दिए गए हैं, ये इंडियन यूनियन में शामिल कर दिए गए हैं। यानी ये अब इंडिया की स्टेट का पार्ट बन चुके हैं, अब इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा। ये जो है वो डिफरेंस है जो अगस्त 5 के डिसीजन ने किया है। इंडियंस वुड नाउ बी एबल टू व्हाट वुड इट चेंज, इससे फर्क क्या पड़ेगा। फर्क पर मिसाल के तौर पे आप समझ सकते हैं, इंडियंस जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स हासिल कर सकेंगे। इससे जो है मसला ये है कि शायद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आ जाए। इंडिया में जम्मू में ये जो है पंडित्स का मसला चलता रहा है, क्योंकि वहां पे कोशिशें मुसलमानों की तरफ से भी, क्योंकि वहां पे ये टसल भी नजर आती है आपको, एथनोसेंट्रिक टसल नजर आती है डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान, तो बाज़ पंडित्स के ऊपर भी वायलेंस हुआ है। तो वहां पे जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन चेंज होगी तो किसी भी फ्यूचर प्लेबिसिट की सूरत में उसके रिजल्ट्स इफेक्ट हो जाएंगे, अगर यूनाइटेड नेशंस कभी कश्मीर में प्लेबिसिट करवाने में कामयाब होती है। अब इफेक्ट वही हुआ, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको ये एक टेरिटरी बन गई और सेंटर ने गवर्न करना था इनको, और लद्दाख और जम्मू को जो है वो दो टेरिटरीज में तकसीम कर, पहले लद्दाख और जम्मू दोनों एक थी, अब जो है वो उनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। इसमें जो है वो आप अगर देखें तो जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें मुस्लिम मेजोरिटी है और हिंदू मेजोरिटी जम्मू है, मुस्लिम मेजोरिटी कश्मीर में है। अगर आप यहाँ मैप पे देखें तो बेसिकली ये जो एरिया है वो जम्मू का एरिया है, ये एरिया है जम्मू का, और इस जम्मू के एरिया में मेजोरिटी जो है वो हिंदू की है, और नॉर्थ में जो नॉर्थ वेस्ट जम्मू, इंडियन जम्मू एंड कश्मीर का जो नॉर्थ वेस्ट है ये एरिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का है, यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स की है। यही वो एरिया जहां पर आप श्रीनगर, कपवाड़ा, अनंतनाग इस तरह की जगहों का नाम सुनते हैं, जहां पर आमतौर पर इंसर्जेंसी के दौरान आप मुख्तलिफ खबरें सुनते हैं कि वहां पर इंडियन आर्मी ने ये कर लिया वो कर लिया। दूसरा जो है वो लद्दाख है। अब लद्दाख जो है वो बुद्धिस्ट मेजोरिटी है। अब लद्दाख को आपको समझना है, ये लद्दाख है और लद्दाख बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, लेकिन ये एरिया ऐसा है कि जो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, हमारे बलूचिस्तान की तरह से है। अब यहाँ पे बुद्धिस्ट रहते हैं। अब बुद्धिस्ट जो है वो यहाँ ऊपर तिब्बत है और ये खुद को तिब्बत के साथ अलाइंड समझते हैं, यानी क्योंकि तिब्बत जो है वो बुद्धिस्ट, सारी दुनिया में बुद्धिज्म का सेंटर है, तो ये खुद को बुद्धिज्म की वजह से तिब्बत के साथ अलाइंड करते हैं। एक वक्त ऐसा था कि जब जो है वो तिब्बत भी जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट का पार्ट था, ये बात भी आपको हिस्टोरिकल लिंक जो है वो आपके नॉलेज में इजाफा कर देगा। तो ये इस वजह से खुद को तिब्बत के साथ देखते हैं, और ये जो हिंदू मेजोरिटी है, जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी है लद्दाख में, ये पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं होना चाहते, ये भी आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए। इनकेस अगर कभी प्लेबिसिट होता है तो दिस इज ऑब्वियस कि ये जो लोग हैं वो वोट करेंगे इंडिया के साथ एक्सेशन के लिए, और जम्मू में जो मेजोरिटी है हिंदूज की वो भी डेफिनेटली इंडिया के साथ एक्सेशन के लिए जो है वोट करेंगे। बीजेपी के अगस्त 5 का जो डिसीजन था, इसको इंडियन सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट फेस करना है, जिसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं। अब थोड़ा सा अगर आप ओवरऑल देखें कश्मीर के इशू को, थोड़ा सा ये जो इशू है इसका स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को समझने की कोशिश करें। ऊपर चाइना बैठा हुआ है, यहां पर जो है वो
हम बैठे हुए हैं और साउथ में ये बैठा हुआ है इंडिया। अब ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये लाइन जो है वो लाइन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर की। ऊपर जो है वो गिलगित एंड बल्तिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान जो कि एक सेपरेट टेरिटरी है। यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है आजाद कश्मीर, ये तकरीबन यहाँ तक है। ये जो आपको सी सा बन रहा है या चांद जैसी शक्ल बन रही है, ये आजाद जम्मू एंड कश्मीर जो पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल है। और ये जो बाकी एरिया आपको नजर आ रहा है ये है इंडिया, जो कि मैं पहले आपको दिखा चुका हूं कि उन्होंने इसको जो है वो दो हिस्सों में तकसीम। एक तरफ लद्दाख है, बुद्धिस्ट कंट्रोल्ड है, बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, बुद्धिस्ट डोमिनेट है। दूसरी तरफ श्रीनगर है, मुस्लिम सेंटर्ड, और यहाँ पे जम्मू है जो कि हिंदू सेंटर है। अब इस एरिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। ये आपको लाइन ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। अब मजे की बात यह कि कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो चाइना के पास, अक्साई चीन चाइना एडमिनिस्टर कर रहा है। दूसरा जो है वो एरिया जो है यहाँ पे नेफा में एरिया है, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये एरिया जो है वहां पे सियाचिन का मसला चल रहा है, ये भी कश्मीर का पार्ट है। और ये वो एरिया नजर आ रहा है आपको जो कि पाकिस्तान ने दिया है चाइना को। 1960s में एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, बॉर्डर एग्रीमेंट। उसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर का ये एरिया जो है वो चाइना को दे दिया। तो अब ये तीनों ममालिक जो है वो यहाँ पे क्लैश कर रहे हैं। कश्मीर जो है वो तीनों ममालिक के हब के ऊपर वाक़ है और पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस तरह का कोई भी जो डिसीजन है वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पोज करता है। अब पाकिस्तान का इसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि अगस्त 5 से आज तक तकरीबन 4 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है, 130 डेज होने के करीब है। तो आज तक जो वहां पे कर्फ्यू और लॉकडाउन चल रहा है, इंटरनेट बंद है, बिजली बंद है, सोशल यूटिलिटीज के सर्विसेज बंद हैं, वहां पर जो है वो सोशल मीडिया सर्विस नहीं है, वहां पे टीवी नहीं है। तो बेसिक आपको लाइफ की जब यही बेसिक फैसिलिटीज नहीं होंगी तो ये वो सिचुएशन है जो वहां पे अभी चल रही है, कर्फ्यू है। इंडिया का ये जो डिसीजन है इसने वायलेट किया है शिमला अकॉर्ड को, इसने लाहौर डिक्लेरेशन को, लाहौर समिट की जो डिक्लेरेशन है उसकी स्पिरिट के खिलाफ है, और तमाम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बायलैटरल अरेंजमेंट्स हैं ये उनके खिलाफ है। इन्हीं के ऊपर हम फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन के ऊपर जब हम बात करेंगे तो तब हम देखेंगे कि कैसे खिलाफ है। 8 मिलियन पीपल जो है उनको लॉकडाउन में इंडिया ने बंद किया हुआ है, 8 मिलियन पीपल, और फॉर 4 to 5 months। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल की इनह्यूमैन किस्म की ट्रेवेस्टी है जो इंडिया इन्फ्लिक्ट कर रहा है कश्मीर के लोगों के ऊपर। ह्यूमन राइट्स के अब्यूजेस कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं कश्मीर में। पिछले 5-6 सालों से ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस बहुत बढ़ गए। अदरवाइज 1989 में जब कश्मीर में इंतिफादा स्टार्ट हुआ तो तब से जो है वो इंडिया कश्मीर में एट्रोसिटीज कमिट कर रहा है। इंडिया के अभी तकरीबन कश्मीर में 9 लाख के करीब ट्रुप्स बैठे हुए हैं। वो 9 लाख के ट्रुप्स किस लिए बैठे हुए हैं ये बात आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कश्मीर में इंडिया जो है वो मैस रेप को, मासिव लेवल के ऊपर रेप को एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज कर रहा है। 1980 से लेकर अब तक मोर देन 15,000 कश्मीरी वुमेन के रेप किए जा चुके हैं एट द हैंड्स ऑफ इंडियन। ये इंडिया का जो डिसीजन है इनको वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल कंडेमनेशन फेस करनी पड़ी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से कंडेमनेशन आई, यूके की तरफ से कंडेमनेशन आई, चाइना की तरफ से कंडेमनेशन आई, तो बहुत सारे कंट्रीज ने, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इसको कंडेम किया। पाकिस्तान जो है वो तमाम डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को एग्जॉस्ट कर चुका है। यूएन जनरल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की, पाकिस्तान ने ओआईसी को अप्रोच किया, ओआईसी ने रेजोल्यूशन पास की, प्रेसिडेंट अर्दोगान ने जो है वो कश्मीर के इशू के ऊपर बात की, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इशू को उसने इंटरनेशनल लेवल पे रेज किया। तो पाकिस्तान टाइम एंड अगेन कोशिश करता रहा है कि इस इशू को इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट करे। कॉन्फ्लिक्ट इफ एरप्ट्स वुड इन्वॉल्व ग्लोबल कम्युनिटी। आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर पाकिस्तान रिटॉलिएट करता है और जंग होती है तो ये जंग जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक चली जाएगी। ये छोटी मोटी जंग नहीं होगी, ये जंग इस लेवल की हो सकती है कि ये साउथ एशिया की तबाही का बायस बन सकती है, या हो सकता है कि ये जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर की हार्बिंजर भी बन जाए। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो इंपॉर्टेंट है, वो समझने की आपको जरूरत है। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। फर्दर टाइमिंग आप इतना समझ लें कि कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन इंडिया ने अर्ली 2000s में, तकरीबन 15 साल पहले इंडिया ने कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन जो है वो इंडिया ने इवॉल्व की। इसका मकसद था कि पाकिस्तान के अंदर किसी मखसूस एरिया को जो है वहां पे इंटर होके जल्दी से, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के साथ
साथ एंटर होकर पाकिस्तान को हिट करके पाकिस्तान आर्मी इससे पहले कि रिस्पॉन्ड कर सके, पाकिस्तान को डिसेबल करके इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक पेन इन्फ्लिक्ट करके वापस चली जाएगी। ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन में इंडिया ने बात की। पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया टैक्टिकल न्यूक्स को इवॉल्व करके। अब टैक्टिकल न्यूक्स के बाद इंडिया रिएक्टेड बाय अनाउंसिंग दैट एनी सच कि अगर आप लिमिटेड लेवल के ऊपर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम्स को यूज करता है तो इंडिया जो है वो फुल स्केल एक्सटिंक्शन के ऊपर जाएगा। अब क्वेश्चंस जो हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा इफ इंडिया ट्राइज टू कैप्चर एजेके एंड गिलगित बल्तिस्तान। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि एक टाइम पे ये भी बात चल रही थी कि शायद अब इन रीजन्स को भी खतरा है। याद रखिए 900,000 ट्रूप्स बैठे हुए हैं इंडियन आर्मी के, 9 लाख फौज। अगर मैं बात करूं तो दुनिया में 150 ममालिक के पास 9 लाख की फौज है ही नहीं, मतलब ये इतना बड़ा नंबर्स है। पाकिस्तान शुड एड्रेस डिसअफेक्शन इन एजेके एंड गिलगित बल्तिस्तान। आजाद जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में भी डिसअफेक्शन चल रही है इन्हीं डेवलपमेंट्स की वजह से और कश्मीर में कर्फ्यू की वजह से। स्पेशल स्टेटस एंड डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर दीज टेरिटरीज इज इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान को यह एंगल भी सामने रखना चाहिए। कश्मीर को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इसलिए क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक ऐसे हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स को होल्ड करते हैं। अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है इन दोनों के दरमियान, जैसे कि अभी इंडिया ने जैसे कर्फ्यू बर्पा किया हुआ है वहां पे, और जिस तरह की ह्यूमन राइट्स की एट्रोसिटीज कश्मीर में हो रही हैं, अब उन एट्रोसिटीज को सामने रखते हुए बईद नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ जाए, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल की एट्रोसिटी हो सकती है जो एक मुल्क जो है किसी एक कम्युनिटी के ऊपर, किसी एक जगह के ऊपर कर रहा है। 80 लाख लोगों को आपने एक प्रिजन में, एक लिविंग हेल में बंद किया हुआ। अगर जंग होती है तो ये पोटेंशियल न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट है, और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में आप समझ सकते हैं टैक्टिकल न्यूक्स के होते हुए अगर एक भी तरफ से कहीं से ट्रिगर दब गया तो फिर शायद उस वॉर को रोकना जो है वो किसी के लिए भी पॉसिबल ना हो। बच्चों, इस टॉपिक को हम इस डायमेंशन को यहां पर ही क्लोज करते हैं। आने वाली वीडियो में हम किसी बात डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आप जो है वो इस क्वेश्चन को CSS 2020 के लिए अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, और अटेम्प्ट करके आप ग्रुप में जो है अपना रिस्पॉन्स शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास है, उसमें शेयर कीजिएगा। आपके आंसर को मैं देखूंगा कि आपने कितना अच्छी तरह से इसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की है। रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 and 35A of Indian Constitution would have far-reaching consequences for the Kashmir dispute. India has unilaterally attempted to de-internationalize Kashmir. Indian political maneuvering contravenes UN resolutions on Kashmir, Shimla Agreement and Lahore Summit Declaration. Argue. अपना ख्याल रखिएगा।